शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं बिलाल जसवाल। बिलाल कहते हैं कि मैं मंडी बहावलदीन का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है मगर तब की है। अभी मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा आम नहीं हुए थे। लोग एक दूसरे के साथ रब्ता करने के लिए टेलीफोन यूज़ किया करते थे। मेरा एक दोस्त था अब्दुल्ला, मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों इकट्ठे होते थे। हम लोगों ने मैट्रिक के पेपर्स दिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोर थे उन दिनों में। उन्हीं दिनों में अब्दुल्ला के ननिहाल से, जिनका गांव पास ही था, सारियाना गांव उनका नाम था उनके गांव का, उनके नाना के घर से कॉल आई कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर अब्दुल्ला की अम्मी ने अब्दुल्ला से ये कहा कि तुम जाकर उनका हाल पूछाओ। किसी मसरूफियत की वजह से वो खुद ना जा सकी। उन्होंने अब्दुल्ला से कहा कि तुम चले जाओ। अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि हम दोनों मिलकर चलते हैं, बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी और तुम मेरे नाना का गांव भी देख लेना। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मुझे भी अपने घर से इजाज़त मिल गई। अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी पर ही जाने का प्लान किया। हम दोनों ने खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा सामान लिया। जो उनके नाना अब्बू का गाँव था वो गाँव काफ़ी दूर था। जो ही हम लोगों ने सफ़र शुरू किया, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे रास्ते को। जो उस गांव को रास्ता जाता था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। किसी जगह से कच्चा तो किसी जगह से टूटी फूटी सड़क थी। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एकदम से बादल बने और उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने अब्दुल्ला से ये कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ, ऐसा ना हो कि रात हो जाए और हम रास्ते में ही कहीं फंस जाएं। हम लोग अभी जा ही रहे थे, उसी सड़क के ऊपर जो कच्चा रास्ता गांव को जाता था, एकदम से गाड़ी ख़राब हो गई। शायद इस कच्चे रास्ते पर चलने की वजह से गाड़ी को कोई इशू हुआ होगा। हमने बहुत कोशिश की गाड़ी को स्टार्ट करने की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा भी था। ऊपर से बारिश इतनी तेज़, दिसंबर का महीना था। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकल कर गाड़ी को देख सकें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोग उधर ही थे गाड़ी में, बहुत ज़्यादा परेशान, इधर उधर देख रहे थे। हम लोगों को उसी वीराने, उसी जगह पर एक झोंपड़ी नज़र आई। हम लोगों की कुछ जान में जान आई कि चलो और कुछ नहीं, यहाँ पर झोंपड़ी तो है, किसी से जाकर मदद मांग लेते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, उस झोंपड़ी तक पहुँचे। झोंपड़ी की जो हालत थी बहुत बोसीदा और ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि अरसे बीत गए, यहाँ पर ना कोई रहता है ना कोई आया है। फिर भी हिम्मत करके हमने उसका दरवाज़ा खोला, उसके अंदर गए तो वहाँ पर कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने कंबल ओढ़ा हुआ था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। हमने सलाम किया और उनसे कहा कि आप हमारी मदद कर दें, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो कुछ हमारी मदद कर दें। बड़े अजीब अंदाज से उस बूढ़े शख्स ने हम दोनों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो हमें खा जाएगा। हम लोग डर गए। तभी अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, रहने दो। अभी हम जाने ही लगे तो उस बूढ़े शख्स ने कहा एक शर्त पे मदद करूँगा। हमने पूछा क्या शर्त है, जिस पर उसका ये कहना था कि ये एक गठरी है, ये तुम लोगों ने जाकर जिस गांव में तुम लोग जा रहे हो वहाँ पर मेरी बेटी रहती है जिसका नाम नूरी है, उसको तुम लोग ये दे देना। हम लोगों ने कहा कि क्या है इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर चिल्लाकर कहने लगा कि जितना तुम लोगों को कहा है बस उतना ही करो, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए इसमें क्या है और क्या नहीं, और जाओ जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, अब स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग बड़े हैरान हुए। हमने उसको कहा कि हम तो काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब कैसे हो जाएगी। उसने कहा ज़्यादा बातें ना करो, ये गठली ले जाओ और जाकर गाड़ी को स्टार्ट करो तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तभी हम लोग जब गाड़ी में गए, फर्स्ट अटैम्प्ट पर ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने कहा चलो जाकर उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। उनकी वो जो दी हुई पोटली सी थी वो हमने गाड़ी में रख दी। जो ही हम लोग उनके झोंपड़े की तरफ जाने लगे, वहाँ पर कोई झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ पर ना कोई बूढ़ा शख्स था, उसका नामो निशान भी नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग तेज़ी से अपनी गाड़ी में आए। वो जो पोटली सी उन्होंने दी थी हमने वहीं पर फेंकी, गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेज़ रफ्तार के साथ हम अब्दुल्ला के नाना अबू के गांव में पहुंचे। वहाँ पर जाकर सारी सूरत हाल उनके घर वालों को बताई, अब्दुल्ला के नाना को बताई। तो जिस पर उनका ये कहना था कि
सेम इसी तरह से ये वाक़या हर साल 40 साल से हर इंसान के साथ ये वाक़या पेश आता है। इस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम नूरी है। ये उसका बाप है जो कि फौत हो चुका है और मरने के बाद भी अपनी बेटी के लिए वो सामान भेजता है। उस गठरी में, पोटली में खाने पीने की चीज़ों का सामान होता है। मर कर भी वो इस तरह से अपनी बेटी का ख्याल रखता है। ये हम लोगों की ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया था जो बिल्कुल सच्चा है, जिसके आई विटनेस हम लोग खुद हैं। तो बड़ी उस जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हमें हुई जब हम लोगों ने देखा कि अभी तो यहाँ पर थे तो फिर वो कहाँ गए। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। लिसनर्स, बिल्कुल जो वीराने होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं और कभी कभार वो जिन्नात इंसानों का रूप लेकर दूसरे इंसानों के सामने आते हैं। उनके ज़रिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो भलाई के भी करते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी स्पेन से मेरे एक लिसनर ने शेयर की है। वो चाहते हैं कि मैं उनका नेम ऑन एयर ना करूं। वो बताते हैं कि हम लोग स्पेन में रहते हैं सारे दोस्त मिलकर। वहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग है जो काफ़ी अरसे से वीरान और पुरानी पड़ी हुई है, यानी वो बिल्डिंग बहुत अरसे से वीरान है। एक दफ़ा हम लोग सारे दोस्त बैठे हुए थे तो हम लोगों का प्लान बन गया कि क्यों ना हम लोग जाकर उस बिल्डिंग को ज़रा चेक करते हैं, उसका विज़िट करते हैं। आखिर उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो वो बिल्डिंग इतने अरसे से वीरान पड़ी हुई है। इसी खोज में हम सारे दोस्त मिलकर उस बिल्डिंग में चले गए। अभी हम लोग वहाँ पर घूम फिर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे उस बिल्डिंग को। एकदम से उसी बिल्डिंग की एक दीवार के ऊपर मुझे काले रंग का शेडो नज़र आया। मैं बहुत ज़्यादा, जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हुआ। मैंने ये कहा कि क्यों ना मैं इसके पीछे जाकर देखूं कि ये क्या चीज़ है। मैं फ़ौरन से उस साए के पीछे, कुछ लोग होता है जब घबराहट में इनको समझ नहीं आती, बुखला जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उसी एग्रेशन में मैं भागता हुआ उस शेडो के पीछे 4th फ्लोर तक गया। मेरे आगे आगे मैं देख रहा था वो ब्लैक कलर का शेडो मुसलसल मूव होता हुआ ऊपर जा रहा था। जो ही मैं 4th फ्लोर तक उस शेडो के पीछे गया, मेरे सामने वो शेडो विंडो से बाहर कूदा और हवा में गायब हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और फ़ौरन हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि स्पेन की वो बिल्डिंग हॉन्टेड होने की वजह से खाली है। पता नहीं, वो तकरीबन 15-20 साल से वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। हम लोग भी सिर्फ अपना वहम दूर करने के लिए और जस्ट चेक करने के लिए गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर इस तरह से साए को देखा। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी उन पर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, इतने इतने खूबसूरत शॉपिंग मॉल होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोग अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको यूज़ में लाया जा सके, बिजनेस यूज़ उन पर हो, कमर्शियल यूज़ हो। मगर जिन्नात के असरात की वजह से वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स वीरान हो जाती हैं। वहाँ पर कोई रहने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात इस हद तक उनके बसेरे होते हैं कि वो इंसानों के सामने चलते फिरते नज़र आते हैं। तो जब कोई भी शेडो आपके सामने हो तो इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। बस अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हम लोगों को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं फौजिया। फौजिया कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी पिंडी में हुई थी, तो मैं उनके पास रहने गई हुई थी। मेरे पेपर्स ख़त्म हुए थे तो मैं फ्री थी अपने पेपर्स के बाद। FA के पेपर्स ख़त्म हुए थे तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अपनी आपी के पास जाकर रहती हूँ। मेरी आपी जो थी वो अपने इन लॉज में जॉइंट फैमिली में रहती थी। काफ़ी बड़ा घर था, 2 पोर्शन थे। नीचे वाले पोर्शन में आपी की सास और उनकी दूसरी जो बहू थी वो रहती थी। ऊपर वाले पोर्शन में मेरी आपी रहती थी। मैं वहाँ पर गई, बड़ा अच्छा उनका घर बना हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था, उनके घर में बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे और वो एरिया भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया था। उसके सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा दरख्त थे। बिल्कुल वो जगह ऐसी थी जैसे दरख्तों में घिरे हुए वहाँ पर वो घर है। मुझे भी वहाँ पर गए हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे। एक रूम में आपी और बच्चे और मेरे बहनोई होते थे। बिल्कुल उनके साथ ही रूम था जिसमें मैं जाकर सो जाया करती थी। पहले 1-2 दिन आपी के साथ बातों में पता ही नहीं था लगता किस टाइम मैं सोती थी। तीसरा दिन था, हम लोग यूं ही बातें कर रही थी। तकरीबन रात 1:30-2 बजे का टाइम था।
آپ ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اس کمرے میں سو رہی تھی۔ سردیاں نہیں تھیں نہ ہی گرمیاں تھیں، میڈیم موسم تھا، ابھی سپٹمبر کا سٹارٹ ہی تھا، تو کمروں کے دروازے کھلے ہی ہوتے تھے۔ ان کا گھر اس سٹائل میں تھا، ان کا گھر سارا کورڈ تھا، اور جو باہر ان کا ٹیرس تھا وہ بہت بڑی کھلی سی جگہ تھی، صحن کی طرح جگہ تھی، اور جو آگے ان کا سارا جو برآمدہ تھا وہ گرل تھا، سارا کورڈ تھا، وہ بھی کرٹن اگر گرا دیے جائیں تو باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اگر کرٹنز کو ہٹا دیا جائے تو باہر سے بھی سارا ویو نظر آتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بڑے آرام سے اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح سے کوئی گزرا ہے، اور وہ جو گزرا ہے وہ باہر صحن میں سے گزرا ہے، پردے ہٹا دیتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں نے یہ سمجھ کر اگنور کر دیا کہ شاید بلی ہو وہاں پر۔ میں پھر موبائل یوز کرنے لگ گئی۔ اب میں لیٹی اس ڈائریکشن میں تھی کہ میرا جو بیڈ تھا وہ بالکل دروازے کے سامنے تھا، اور میں سیدھے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تو سامنے سے مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ بلی بھی اگر ہے تو وہ 1 سے 2 دفعہ یوں کیسے بھاگ سکتی ہے۔ خیر میں نے تھوڑی سی میں گھبرا گئی، کمرے کی میں نے لائٹ آف کی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں لیٹ گئی۔ ابھی مجھے میری آنکھ لگے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے، تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے کمرے میں کوئی آیا ہے، مجھے قدموں کی آواز آئی۔ جو ہی میں نے اس طرف فیس کیا تو میرے پاس میری آپی کی بیٹی مسکان، جس کی ایج 3 سال تھی، وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کا جو ہنسنے کا انداز تھا وہ اتنا مسٹیریس تھا کہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے 1-2 دفعہ پوچھا، مسکان کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ جب میں نے رات کا ٹائم دیکھا، ٹائم اتنا زیادہ ہوا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ مسکان اتنی رات کو جاگ کر کیوں آئی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسلسل ہنس رہی تھی، اور بڑا خوفناک انداز میں اس کا وہ ہنسنے کا سٹائل تھا چہرے کا۔ اس سے پہلے کہ میں سیدھی ہو کر اٹھ کر اس کو اٹھاتی یا اس سے پوچھتی، وہ وہیں سے واپس ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے ذرا وہم ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے اتنی رات کو جاگ کے۔ میں فوراً سے اٹھی اور میں نے جو ہی آپی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، ان کے کمرے میں ٹیبل لیمپ جل رہا تھا بچوں کی وجہ سے، تو مسکان جو تھی وہ اپنی مدر کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ وہ باہر نکلی ہے، فوراً میں اس کے پیچھے گئی، اتنی جلدی وہ بیڈ پر چڑھ بھی نہیں سکتی، چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ کون تھی جو میرے پاس آئی تھی؟ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں پھر واپس آ کر اسی کمرے میں لیٹ گئی، میں نے ٹیبل لیمپ جلا لیا، مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا، میں نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب اتنی رات کو میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈر میں بہت زیادہ گئی۔ موبائل پر ٹائم دیکھا تو 2-2:30 بج رہے تھے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور آنکھیں بند کر کے پھر لیٹ گئی۔ میکسیمم 10 سے 15 منٹ پھر گزرے ہوں گے۔ میرے کمرے کا دروازہ باقاعدہ کسی نے کھولا۔ وہ دروازہ وہ تھا وہ جو پکڑ کر ہم دروازے کو جو ہینڈلز ہوتے ہیں ان کو کھول کر ہم لوگ باہر آتے ہیں یا اس کو بند کرتے ہیں، وہ اس کو کھولا کسی نے۔ مجھے لگا شاید آپ ہی نہ ہو، شاید مسکان کی طبیعت نہ خراب ہو۔ میں نے پھر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ جو ہی میں نے اس کو دروازے میں کھڑے دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ سٹل ہنس رہی تھی اسی انداز میں۔ میری اونچی سے چیخ نکل گئی۔ جو ہی میری چیخ نکلی، میری چیخ کی آواز سن کر بالکل ساتھ روم تھا، آپ بھی بھاگتی بھاگتی آئیں، کہتی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی ادھر مسکان کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے مسکان کھڑی تھی، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مسکان تو میرے پاس سوئی ہوئی ہے، اور وہ کب سے سوئی ہوئی ہے، وہ تو بیڈ سے نیچے اتر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو بالکل میں آگے کر کے میں نے ڈالا ہوا تھا، وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مسکان تھی، پہلے بھی آ کر میرے پاس کھڑی رہی ہے اور ہنستی رہی ہے، اور اب بھی مسکان ہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مسکان نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، مجھے انہوں نے تسلی کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں فیڈر بھی تھا۔ میں نے آپی سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ادھر نہیں سو سکتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شور شرابہ سن کے سب جاگ گئے، میرے بہنوئی بھی جاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں، تم لوگ سب اس کمرے میں سو جاؤ۔ میں آپی کے ساتھ ادھر چلی گئی۔ اب ایک بیڈ پر ہی تھے ہم لوگ، سینٹر میں مسکان تھی اور ایک طرف آپی تھی اور ایک طرف میں تھی۔ اسے دیکھ کر
उस तरफ मेरा फेस, मेरे से फेस उस तरफ किया ही नहीं जा रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था। मैं फिर दूसरी तरफ फेस करके आंखें बंद करके लेट गई। तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा, मेरी आंख शायद लग गई होगी, खौफ से तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन किसी लम्हे मेरी आंख लग गई। एकदम से मुझे ना बहुत शदीद ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ज़ोर से हिलाया है और पाँव की तरफ से हिलाया है। जब मैंने आंख खोली, स्टिल वही बच्ची मुस्कान के रूप में, वही कपड़े, मेरे पाँव की तरफ खड़ी थी। मैंने फिर शोर मचा दिया। जब मैंने पीछे पलट कर देखा, मुस्कान वहाँ पर सो रही थी। आप ही कहती, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना क्यों डर रही हो? मुस्कान यहाँ पर सो रही है, तुम्हें बार बार मुस्कान क्यों नज़र आ रही है? और हैरत की बात है कि जब मैं चीखती थी तो वो उसी लम्हे गायब हो जाती थी। अब तो सोना मेरे बस में था ही नहीं। सारी रात मैंने जाकर गुजारी। मैं फ़ौरन उठी, वॉशरूम गई, मैंने वज़ू किया, मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैंने इसी तरह से गुजार दी। फिर सुबह हुई, हस्बे मामूल मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे वो रात वाली बच्ची का चेहरा याद आ रहा था। वो मेरे पास आई, मेरे से खेलती रही, बड़ी प्यारी है वो माशाल्लाह। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो बच्ची फिर कौन थी। हम लोग बाहर टीवी लॉन्च में ही बैठे हुए थे सब। मेरे बहनोई जो थे वो ऑफिस चले गए थे, नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग वहीं पर बैठे थे। तो अभी की मेड आई, वो उनसे काम करवा रही थी। तो एकदम से मुस्कान जो है वो अपने रूम में गई, बेडरूम में गई, अकेली उठकर बेडरूम में चली गई। मैंने इतना ख़ास नोटिस नहीं किया उस पर कि वो बेडरूम में क्यों गई है। आपी जो ही जिस रूम में मैं सोती थी, आपी वहाँ से बाहर गई, वहाँ से बाहर निकली तो अपने रूम से कुछ उठाने के लिए गई। जैसे वो रूम में गई, उन्होंने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। मैंने जब आपी की चीखें सुनी, मैंने कहा क्या हुआ है आपको? मुस्कान जो थी वो बेड के ऊपर लेटी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ है आपको? और वो रो रही थी ऊंचा ऊंचा। कहती हैं जो ही मैं कमरे में आई हूँ तो मुस्कान को हवा में बेड के ऊपर किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था कि किसने उठाया हुआ है। और ये रोना चाह रही थी, इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब मैंने अंदर आई हूँ, मेरी एकदम चीख निकली है, तो उसने इसको बेड पर आराम से लिटा दिया और ये रो रही है ऊंचा ऊंचा। मैंने उन्हें कहा कि मैंने भी आपको यही बात कही थी कि रात को इसके रूप में मुझे बार बार कोई नज़र आ रहा था। और अब आप देख लें, मुस्कान को बहुत सा बुखार हो गया, बेचारी इतनी खौफजदा होगी। मुझे अलग डर लगे कि पता नहीं एकदम से ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया। फ़ौरन से नीचे वाले भी सब ऊपर आए, उनको भी सारी बात बताई। तो जो आपी की देवरानी थी, उनका ये कहना था कि मैंने 2 से 3 दफ़ा मुस्कान को मगरिब के टाइम अकेले सीढ़ियों में बैठे देखा है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये सीढ़ियों में क्यों बैठी होती है। तो जब मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा अपने पास बुलाया तो ये फ़ौरन से उठकर ऊपर चली जाती है और कुछ बोलती नहीं है। वो बच्ची बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव है और बहुत बातें भी करती थी, उस वक्त भी बहुत बातें करती थी। ये नहीं है कि वो बच्ची चुपचाप सी हंसने खेलने वाली, शोर मचाने वाली शरारती बच्ची थी वो। लेकिन वो आप ही की जो देवरानी थी, उनका भी यही कहना था कि मैंने जब इसको 1 से 2 दफ़ा बुलाया है तो ये ऊपर चली जाती है। मैंने इसको कई दफ़ा सीढ़ियों में अकेले बैठे देखा है, इतनी छोटी बच्ची को, वो भी अंधेरे में, और ये बैठी होती है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फ़ौरन से मेरे बहनोई भी आ गए, उसको बहुत सा बुखार था, हॉस्पिटल लेकर गए, कुछ मेडिसिन्स दी। वहीं पर जो मेरे बहनोई थे, उनके एक दोस्त भी उनके साथ थे, उन्होंने एक आमिर साहब का बताया, उनके पास लेकर गए। उन्होंने जब दम किया तो उन्होंने कहा कि आपके घर में जिन्नात हैं, वो इस बच्ची के साथ खेलते हैं, इसको बहुत प्यार करते हैं। इसी के रूप में उनकी भी बच्ची हैं जो सामने आती हैं आपके, और जिसने इसको उठाया हुआ था वो वही जिन्नात है जो उसको उठाकर इसके साथ खेल रहे थे। बेहतर यही है कि आप लोग उस पोर्शन में से इस बच्ची को लेकर निकल जाएं, वरना वो इसको नुकसान भी दे सकते हैं। नुकसान इस सेंस में दे सकते हैं कि इसको डरा सकते हैं, इसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ सकता है, या इसको इसके जहन को माऊफ कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि इसको वहाँ से आप निकाल दें। अब बड़ी टेंशन थी उन बेचारों का, अपना घर था, वो कहाँ जाते। उन्होंने फिर ये कहा कि कोई तावीज़ वगैरह भी उनसे लिए। उन्होंने कहा ये अपने कमरे में लगाएं, अगर तो इससे हालात कंट्रोल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। मैंने भी उनसे तावीज़ लिया, क्योंकि मुझे वो नज़र आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने भी गले में तावीज़ पहन लिया। हम लोग घर लेकर आ गए उसको। जब जिस दिन हमने उसको आमिर साहब के पास लेकर गए थे तो वापस आकर उनके घर में सारे तावीज़ लगाए, सीढ़ियों में, उनके बेडरूम में, टीवी लाउंज में, बरामदे में। सारी रात किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती रही। वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी।
کبھی ایسا لگتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ ہی کے روم سے آ رہی ہیں، آپ ہی کو ایسا لگتا تھا کہ میرے روم کی طرف سے آ رہی ہیں۔ جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کچن کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ساری رات وہاں پر کوئی عورت روئی، بہت زیادہ خوفناک منظر بن گیا تھا۔ آج سامنے کوئی نہیں تھا آیا، لیکن رونے کی آوازیں بہت آ رہی تھیں، اور پھر ایک دم سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت غصے میں ہے، جس طرح سے کچن میں بھی کافی برتن نیچے گرا دیے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ تو جو میرے بہنوئی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اب اپنی بیٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، میں یہاں پر کیسے رہ سکتا ہوں۔ پھر گھر والوں سے بات کی، وہ لوگ پھر 1 ماہ کے بعد انہوں نے رینٹ پر اسی جگہ پر اسی کالونی میں گھر لے لیا، وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ مسکان کافی زیادہ بیمار رہی، وہ ہنسنا کھیلنا بالکل چھوڑ گئی تھی۔ ایک دم سے وہ ایسے ہو جاتی تھی جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہے، یعنی اس کی آنکھیں ایک جگہ پر سٹل ہو جاتی تھی، اس کو ہلاتے جلاتے رہتے تھے تو 1 منٹ وہ ہلتی نہیں تھی، پھر 1 منٹ سے جب وہ نارمل ہوتی تھی تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی تھی۔ ان حالات سے تنگ آ کر انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نئے گھر میں 1 سے 2 دفعہ اس پر یہ کنڈیشن ہوئی تھی کہ وہ سکتے میں چلے جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سوتی ہوئی ایسا لگتا تھا اس کو زور سے کسی نے اچھالا ہے بیڈ کے اوپر، کہ آپ ہی بھی جاگ جاتی تھی، لیکن بعد میں ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے ہم لوگوں کی زندگی کی، جو ہم لوگوں نے فیس کی ہے۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں، اگر ان کو ذرا سا بھی کچھ ایسا ڈر محسوس ہو تو فوراً لے کر جایا کریں۔ اگر آپ کے بچے اکیلے کسی جگہ پر بیٹھنا شروع کر دیں، کسی سے دیواروں کو دیکھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صرف ان کا ایلیوژن ہے، یا وہ بچے صرف اپنی ایک فطرت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو کسی سے ضرور چیک کروانا چاہیے۔ تو یہ میری سٹوری تھی جو میں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ فوزیہ آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں اکیلے کسی جگہ پر مت چھوڑا کریں، اکیلے روم میں بھی مت سلایا کریں، اپنے ساتھ رکھا کریں، ان کا خیال رکھا کریں۔ اگر وہ کچھ ایسی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کرنے لگ جائیں، ہارر سکیچ بنانے لگ جائیں، یا پھر دیواروں کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگ جائیں، تو ضرور کسی صاحب علم ہستی کو چیک کروایا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اپنی اور سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID پر۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کا حصہ بن جائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔